आज की इस वीडियो में हम आईसीटी में इसके स्कोप एंड टेक्निक्स की बात करेंगे फॉर इवैल्यूएशन। आईसीटी मूल्यांकन के क्षेत्र और तकनीक। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए, जब हम आईसीटी की बात करते हैं ना, आईसीटी जिसको आप इंग्लिश में कहेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और हिंदी में हम इसको कहेंगे सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी। तो द डेवलपमेंट ऑफ आईसीटी हैज कम्प्लीटली चेंज आवर लाइफ्स, कि आईसीटी के विकास ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। ठीक है। तो देखिए, जब हम आईसीटी की बात करते हैं ना, तो हम मोबाइल फ़ोन की बात करते हैं, हम टीवी की बात करते हैं, हम कंप्यूटर की बात करते हैं, हम रेडियो की बात करते हैं, हम इंटरनेट की बात करते हैं। आईसीटी ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। आज आप घर बैठे बैठे दुनिया की किसी भी यूनिवर्सिटी में आप ऑनलाइन अपनी स्टडी कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं, आपको ऑनलाइन डिग्री मिल जाएगी। आप घर बैठे बैठे आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, आप कैब बुक कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कहीं से भी आप खाना मंगवा सकते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आईसीटी ने हमारे जीवन को पूरी तरीके से बदल दिया है। और एजुकेशन की हम बात करें तो आप सबको पता होगा कि कोविड से ही हम देखते हैं कि आईसीटी का कितने बड़े पैमाने पर शिक्षा के क्षेत्र में इस्तेमाल हुआ। घर बैठे बैठे आप एजुकेशन ले रहे हैं, घर बैठे बैठे आप एग्जाम दे रहे हैं। और दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि आईसीटी के बदौलत आप ऑनलाइन एग्जाम भी दे रहे हैं, तो आपका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाता है। अब रिजल्ट आने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो आईसीटी ने हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है, और शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी ने एक क्रांति ला दी है। आप अगर आप देखेंगे तो दुनिया भर के ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं स्वयं पोर्टल पे आपको मिल जाएंगे। आप अपने फील्ड के हिसाब से आप उन कोर्सेज को कर सकते हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में आईसीटी ने एक क्रांति ला दी है। अब शिक्षा प्रणाली आईसीटी के उपयोग से अलग नहीं रह सकती है। ठीक है। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं आईसीटी के बदौलत ही आप देख रहे हैं, अपने मोबाइल से देख रहे हैं, अपने लैपटॉप से देख रहे हैं, तो घर बैठे बैठे ही आप अपने विषय के बारे में जान ले रहे हैं। तो नाउ द एजुकेशन सिस्टम कैन नॉट रिमेन आइसोलेटेड फ्रॉम द यूज ऑफ आईसीटी। अगर हम बात करें आईसीटी टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन की मूल्यांकन के लिए, आईसीटी अगर तकनीक की बात करते हैं, तो देखिए आप सबको पता है कि कोविड में आप सब अपनी एजुकेशन ले चुके हैं, आप घर बैठे बैठे आपने एग्ज़ाम दिया। और आप कई कई बार आपने ऐसा भी हुआ कि आपने जाकर कंप्यूटर के थ्रू ही ऑनलाइन एग्ज़ाम दिया, सेंटर पे भी जाके दिया। ठीक है। तो अब यहाँ पर आप क्या है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं। ठीक है। और आपका रिजल्ट भी आप ऑनलाइन आपको मिल जा रहा है, आपकी जो डिग्री है, आपकी जो मार्कशीट है, वो भी ऑनलाइन आपको मिल जा रही है। तो आईसीटी के विकास ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। पहले आप एक टाइम ऐसा था कि अगर आपको किसी यूनिवर्सिटी का या कोई एग्जाम का फॉर्म भरना होता था, तो आपको वहाँ पर जाना पड़ता था, आपको फॉर्म लेना पड़ता था, फिर आपको वहाँ पे जमा करवाना पड़ता था। आज के टाइम में अगर हम देखें तो आप घर बैठे बैठे आपके पास कंप्यूटर है। ठीक है। नहीं तो आप कैफे में जाके अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। एग्ज़ाम भी ऑनलाइन हो चुके हैं, काफ़ी आपको कंप्यूटर सेंटर पे देने पड़ते हैं। और उसके बाद रिजल्ट भी आप घर बैठे बैठे अपने फ़ोन से, अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से चेक कर सकते हैं। तो आईसीटी के विकास ने शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। आईसीटी का उपयोग पाठचर्या और शिक्षण अधिगम सामग्री को विकसित करने तथा शिक्षार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने में किया जा सकता है। आईसीटी कैन बी यूज्ड टू डेवलप करिकुलम एंड टीचिंग लर्निंग मटेरियल एंड टू असेस द परफॉर्मेंस ऑफ लर्नर्स। देखिए, अगर हम देखें ऑनलाइन देखें तो काफ़ी सारे क्विज़िस होते हैं, असाइनमेंट्स होते हैं, आप उनको देते हैं, और बहुत बार ये भी होता है कि आपको इंस्टेंट आपके मार्क्स मिल जाते हैं। आप ऑनलाइन असाइनमेंट सबमिट करते हैं, आपको मार्क्स भी आपको आपके व्हाट्सएप पे, आपके मेल पर आपको कुछ टाइम बाद आपको, या जो आपकी कॉलेज यूनिवर्सिटी की साइट है, ऐप है, वहाँ पर आपको कुछ टाइम बाद आपको ऑनलाइन ही चीज़ें पता चल जाती है। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी हमें काफ़ी देखने को मिलती है। तो मतलब पढ़ना भी आसान हो गया है। ठीक है। पढ़ाना भी आसान हो गया है, एग्ज़ाम देना भी आसान हो गया है, रिजल्ट प्राप्त करना भी आसान हो गया है, मार्कशीट भी आपको इजीली मिल जा रही है ऑनलाइन घर बैठे बैठे, और डिग्री भी आपको मिल जा रही है। आईसीटी टेक्निक्स फॉर इवैल्यूएशन में अगर हम देखें तो यहाँ पर चार चीज़ें हम देखेंगे। यूज ऑफ ईमेल एंड इंटरेक्ट, ठीक है, इंटरनेट की हम बात करें आईसीटी टेक्निक फॉर इवैल्यूएशन, तो इवैल्यूएशन की अलग अलग टेक्निक क्या हो सकती है। पहला है यूज ऑफ ईमेल एंड इंटरनेट।
यूज ऑफ ऑडियो एंड वीडियो मटेरियल, यूज ऑफ ई पोर्टफोलियो एंड यूज ऑफ सोशल मीडिया। तो हम इन चारों पॉइंट को एक एक करके हम इन पे बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम यूज ऑफ ईमेल एंड इंटरनेट की बात करते हैं, तो टीचर कैन ईमेल असाइनमेंट टू लर्नर्स एंड आस्क देम टू रिटर्न द असाइनमेंट रिस्पॉन्सेज थ्रू रिटर्न मेल टू हर हिम। ठीक है। तो आजकल हम देखते हैं कि जैसे आपके भी टीचर्स हैं, आपको ईमेल के थ्रू, आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको असाइनमेंट दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि आप उसको, आप इसकी पीडीएफ बनाकर, आप इसके वर्ड फाइल में आप बनाकर आप उनको वापस मेल कर दें या व्हाट्सएप पे उसका पीडीएफ भेज दें। तो द इवेल्युएशन फीडबैक कैन ऑल्सो बी कम्युनिकेटेड थ्रू द ईमेल, की मूल्यांकन प्रतिपुष्टि को ईमेल के माध्यम से भी बच्चों को दिया जा सकता है। तो बच्चों का यहाँ पर जो मूल्यांकन होगा, बच्चों का इवेल्युएशन होगा, वो ईमेल के, इंटरनेट के माध्यम से भी आजकल हो जाता है। ठीक है। तो अब ये नहीं कि आपको रिटर्न में देना, अब आप ज़्यादातर हम देखते हैं कि ऑनलाइन आपको व्हाट्सएप पे, ईमेल पे आपको असाइनमेंट मिलते हैं, आप उसको ऑनलाइन वर्ड फाइल पे पीडीएफ के थ्रू आप बनाकर उसको वापस दे सकते हैं और आपको जो भी ग्रेड है वो भी आपको ऑनलाइन पता चल जाती है। ठीक है। तो इन दिस वे लर्नर्स विल बी acquainted with the use of email as well as writing answer to the assignment by using MS Word है, वर्ड के थ्रू होता है, एक्सेल के थ्रू होता है, पीपीटी एंड मैनी अदर्स टूल। बहुत बार आपके टीचर्स कहते हैं ना कि आपको एक टॉपिक दे दिया, आप उसकी पीपीटी बनाओ और आप उसको प्रेजेंट करो। ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड पे भी है, एक्सेल पे भी है, पीपीटी के थ्रू है, अलग अलग तरीके हैं। तो सब में ही आईसीटी का यूज हो रहा है। अब अगर हम यूज ऑफ ऑडियो एंड विजुअल मटेरियल की बात करते हैं, तो शिक्षक विभिन्न सामग्री जैसे, मतलब सामग्री का मतलब है कि अलग अलग टॉपिक है। ठीक है। जैसे मैंने आपको पीपीटी के बारे में बताया, तो शिक्षक विभिन्न सामग्री जैसे टॉपिक, चाहे हम जेंडर की बात करें, हम डाइवर्सिटी की बात करें, ठीक है, या हम बात करते हैं इंक्लूसिवनेस की बात करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक जो प्रथाएं हैं, ठीक है, प्रैक्टिसेस हैं, उनकी बात करते हैं, कला की बात करते हैं, शिल्प की बात करते हैं, आदि पर ऑडियो वीडियो सामग्री विकसित करने के रूप में विद्यार्थियों को असाइनमेंट दे सकते हैं। तो देखिए, बहुत बार असाइनमेंट क्या है कि आपको रिटर्न मिलता है, और बहुत बार असाइनमेंट आपको क्या मिलता है कि कोई भी आपको टॉपिक दे दी जाता है, उस पर कहा जाता है कि आप उसको ऑडियो या आप उसको उस पर उस टॉपिक पे आप वीडियो बनाकर आप उसको दें, आप उसको जमा करें। ठीक है। तो रिटर्न में भी मिलता है, ऑडियो वीडियो के रूप में भी आपको असाइनमेंट मिल सकते हैं। तो दिस ऑडियो वीडियो मटेरियल कैन बी असेस एंड इवेल्युएटेड बाय द टीचर, कि इन सर्वे दृश्य सामग्री का आकलन और मूल्यांकन शिक्षक के द्वारा किया जा सकता है। आपको कोई भी एक पर्टिकुलर टॉपिक दिया जा सकता है, आपसे कहा जा सकता है कि इस पर आप 2-5 मिनट की वीडियो बनाकर उसको आप जमा करें या आप उस पर वॉइस ओवर करें। अगर हम ई पोर्टफोलियो की बात करते हैं, ठीक है, तो इसका किस तरह से उपयोग होगा ई वैल्यूएशन में। तो स्टूडेंट कैन ऑल्सो बी मोटिवेटेड टू डेवलप ई पोर्टफोलियो एंड देयर पर्सनल अकाउंट एंड अपलोड एंड स्टोर द सिग्निफिकेंट वर्क दे परफॉर्म इन विजुअल, ऑडियो, वीडियो एंड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। कि देखिए, स्टूडेंट को कहा जा सकता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको अपलोड कर सकते हैं ई पोर्टफोलियो पर। ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट का जो भी वर्क होगा, जो भी काम होगा, ठीक है, मतलब इसके थ्रू स्टूडेंट उसको एक जगह पे, पर्टिकुलर एक जगह पे अपलोड कर सकते हैं और टीचर वहाँ पर जाकर चीज़ों को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो उससे स्टूडेंट का जो भी काम होगा, टीचर उसको इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों को अपने व्यक्तिगत खाते में ई पोर्टफोलियो विकसित करने और दृश्य, ऑडियो, वीडियो और वर्णनात्मक रूपों में उनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य को अपलोड और स्टोर करने के लिए भी प्रेरित किया जा सकता है। तो जो भी स्टूडेंट का काम होगा पोर्टफोलियो, उसको ई पोर्टफोलियो के रूप में स्टूडेंट उसको अपलोड कर सकते हैं और टीचर्स को उससे रिलेटेड लिंक दे सकते हैं, ताकि टीचर इजिली स्टूडेंट का जो भी काम है उसको इवेल्युएट कर सके। तो शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों के ई पोर्टफोलियो की सामग्री का समय समय पर मूल्यांकन किया जा सकता है। ठीक है। बहुत बार आपको ऐसे भी कहा जाता था ना, आपको कोई लिंक दे दिया जाता था या आपसे कहा जाता था आप अपने असाइनमेंट को अपलोड करो, उसका लिंक आप टीचर्स को दे दो। तो जो भी आपका काम है, आप उसको एक जगह आप उसको अपलोड कर सकते हैं और उससे रिलेटेड लिंक टीचर को दे सकते हैं, ताकि टीचर उसको इजीली इवेल्युएट कर सके। फिर हम यूज ऑफ सोशल मीडिया की बात करें, ठीक है, तो वर्तमान समय में सोशल मीडिया की जब हम बात करते हैं, तो चाहे हम बात करें फेसबुक की, चाहे हम इंस्टाग्राम की बात करें, ठीक है, तो ये अलग अलग सोशल मीडिया जो अकाउंट हैं, तो वर्तमान समय में सोशल मीडिया न केवल दोस्तों या रिश्तेदारों से संवाद करने में, बल्कि शैक्षणिक उत्कृष्टता में भी योगदान देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है। आज की बात करें
तो सोशल मीडिया का रोल काफ़ी अहम हो जाता है, ठीक है, चाहे हम रिलेटिव्स की बात करें, चाहे हम दोस्तों की बात करें, चाहे हम एजुकेशन पर्पज से चीज़ों को देखें। ओवर द ईयर्स वेरियस सोशल मीडिया सच एज फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ठीक है, ट्विटर अब एक्स हो गया है, ठीक है, हैव प्रोवाइडेड अ प्लेटफॉर्म टू शेयर लर्निंग रिसोर्सेज बाय क्रिएटिंग लर्निंग ग्रुप्स। कि पिछले कुछ वर्षों में हम देखते हैं कि विभिन्न सोशल मीडिया में भी हम देखते हैं, फेसबुक में देखते हैं, हम एक्स पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप अगर देखोगे तो अलग अलग एजुकेशनल ग्रुप बने हुए हैं, क्लास के ग्रुप होते हैं, ठीक है, कोर्सेज के ग्रुप होते हैं। तो इसने मतलब ना केवल सीखने को समूह बनाकर क्या करते हैं बच्चे, मतलब सीखने में बच्चों के लिए काफ़ी इजी हो जाता है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन जाता है जहाँ पर उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी कंटेंट होता है, जो वीडियो होता है, जो मटेरियल होता है, सारे बच्चे एक दूसरे को शेयर करते हैं, जिससे सभी के लिए, ठीक है, सभी के लिए सीखना, पढ़ना, समझना काफ़ी इजी हो जाता है। तो सोशल मीडिया भी कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं इसका पॉजिटिव यूज देखें तो इसने अपनी आपकी लर्निंग को और ज़्यादा इजी बना दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप एक ग्रुप में आप चीज़ों को लर्न करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। तो इन अधिगम समूहों में विद्यार्थी आपस में बातचीत कर सकते हैं और सामाजिक मुद्दों पर या जो भी सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड अपने विचारों को एक दूसरे को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। लर्नर आर आस्क्ड टू प्रिपेयर अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन देयर इंटरेक्शन एंड एक्सपीरियंस। की अब इसमें कैसे है कि बच्चों को क्या कहा जा सकता है, विद्यार्थियों को उनकी बातचीत और अनुभव के आधार पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए क्या मतलब उनसे कहा जा सकता है कि आपका जो भी एजुकेशनल ग्रुप है, जो भी सब्जेक्ट ग्रुप है, ठीक है, टॉपिक से रिलेटेड आपस में डिस्कस करो और उस पर आप एक रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। तो द रिपोर्ट सबमिटेड बाय द ग्रुप कैन बी इवेल्युएटेड बाय द टीचर। कि समूह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को शिक्षक द्वारा मूल्यांकन मतलब किया जा सकता है पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो ये अलग अलग हम देखते हैं कि इवेल्युएशन के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। अब अगर हम स्कोप ऑफ आईसीटी फॉर इवेल्युएशन की बात करें, मूल्यांकन के लिए आईसीटी के अगर हम क्षेत्र की बात करते हैं तो देखिए ऑनलाइन टेस्ट होता है, ठीक है। आजकल हम अगर आईसीटी का यूज देखें इवेल्युएशन के लिए तो ऑनलाइन टेस्ट आप दे सकते हैं, ठीक है। टेस्ट देंगे, एग्जाम देंगे, आपका ऑनलाइन रिजल्ट आपको मिल जाता है, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है, मार्कशीट है, डिग्री है, आपको ऑनलाइन प्राप्त हो जाती है। फीडबैक भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाता है। क्विज़िस भी ऑनलाइन हम देखते हैं होते हैं जिसका रिजल्ट भी आपको जल्दी मिल जाता है। अलग अलग सॉफ्टवेयर इसके लिए यूज होते हैं, अलग अलग ऐप्स यूज होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं ना स्कोप ऑफ आईसीटी फॉर इवेल्युएशन, तो ऑनलाइन टेस्ट है, रिजल्ट है, प्रोग्रेस रिपोर्ट है, फीडबैक है, क्विज़िस है, सॉफ्टवेयर्स हैं, ऐप है। तो यहाँ पर हमें इस सारी स्कोप हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जब हम इवेल्युएशन की बात करते हैं आईसीटी के थ्रू, ठीक है। तो ऑनलाइन टेस्ट जैसे कोविड में आपने बहुत सारे ऑनलाइन टेस्ट दिए होंगे, उसके बाद भी जो बड़े एग्जाम है, सीटेट के एग्जाम है, वो भी नेट के एग्जाम है, इस तरह के एग्जाम भी आपने ऑनलाइन दिए होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखते हैं जब टेस्ट होता है कुछ टाइम बाद रिजल्ट भी मिल जाता है और आपकी जो मार्कशीट है वो भी ऑनलाइन आप डाउनलोड कर सकते हैं, फीडबैक भी इसमें जल्दी मिल जाता है। क्विज़िस भी आप देखेंगे तो ऑनलाइन बहुत सारे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विज़िस आपको मिल जाएंगे, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं, मोबाइल यूज़ करें तो ऐप्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू आप इनको इजीली आप क्या कर सक मतलब बच्चों का इवेल्यूशन हो सकता है, उनको रिजल्ट मिल सकता है। तो ये सारे अलग अलग क्या है इसके क्षेत्र हैं, इसका स्कोप है, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हमने जाना, हमने समझा कि अगर जब हम आईसीटी की बात कर रहे हैं तो हमने इवेल्यूएशन टेक्निक्स की बात की और इसके स्कोप की बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें जब आप सब स्कूल में थे तो आप सबको याद होगा आपका जो इवैल्यूएशन होता था, मूल्यांकन होता था, चाहे हम क्लास टेस्ट की बात करें, चाहे हम वीकली टेस्ट की बात करें, मंथली टेस्ट की बात करें या एंड टर्म एग्जामिनेशन की बात करें, तो मोस्टली सारा ऑफलाइन होता था। ऑफलाइन का मतलब क्या है कि पेन पेंसिल टेस्ट होता था, पेन पेपर टेस्ट भी आप इसको कह सकते हैं। और आज की डेट की अगर हम बात करें तो देखिए पैटर्न धीरे धीरे पूरी तरीके से तो हम नहीं कह सकते लेकिन धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब आप जो है ऑनलाइन सिर्फ पेन पेपर नहीं, आप ऑनलाइन एग्जाम्स भी अपना दे रहे हैं, ठीक है। तो ऑफलाइन से धीरे धीरे हम ऑनलाइन की तरफ जा रहे हैं। एक टाइम ऐसा था कि आप पेन पेपर के थ्रू आप एग्जाम देते थे, आज के टाइम में है आप कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल के थ्रू ही अपने एग्जाम को दे सकते हैं। पहले आपको लिखना पड़ता था, अब आपको चाहे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उसको टिक करेंगे या आप ऑनलाइन आप टाइप करके अपने आंसर को लिखेंगे। तो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि जो इवैल्यूएशन का जो पैटर्न है, मूल्यांकन के जो तरीके हैं उसमें काफ़ी बदलाव आ रहा है।
तो आज के इस वीडियो में हमारा जो टॉपिक है एक्सप्लोरिंग एंड यूजिंग अप्रोप्रिएट आईसीटी सॉफ्टवेयर टूल फॉर इवैल्यूएशन की। एक टाइम क्या होता था, आप अपना एग्जाम करके आते थे, टीचर उसको पेन, रेड पेन से उसको चेक करता था, आपको मार्क्स देता था। लेकिन अभी चेक करने का तरीका, इवैल्यूएशन का तरीका काफ़ी बदल गया है। ऑनलाइन एग्जाम देंगे, ऑनलाइन आपकी मार्किंग होगी। आप सबको याद है कि जब आप सीटेट का एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, तो ओ एम आर सीट आती है और वो सारा जो चेकिंग उसकी होती है, तो सारा सॉफ्टवेयर के थ्रू वो चेकिंग आपकी होती है, ठीक है। तो आजकल जो एग्ज़ाम जो चेकिंग है, धीरे धीरे सारी चीज़ें कंप्यूटराइज होती जा रही हैं। तो आज की इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर, आईसीटी सॉफ्टवेयर की बात करेंगे, टूल्स की बात करेंगे जिसका प्रयोग इवैल्यूएशन के लिए, मूल्यांकन के लिए किया जाता है। तो वीडियो आखिरी तक देखिए, लास्ट में ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर हम आईसीटी एंड इवैल्यूएशन की बात करें, मूल्यांकन की बात करें, तो इवैल्यूएशन इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ टीचिंग लर्निंग, की मूल्यांकन शिक्षण अधिगम का एक महत्वपूर्ण घटक है। क्योंकि अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें, मूल्यांकन की बात करें, जब तक मूल्यांकन नहीं होगा, इवैल्यूएशन नहीं होगा, तब तक पता ही नहीं चलेगा कि बच्चे की क्या अचीवमेंट है, बच्चे ने कितना सीखा है और टीचर ने कितनी मेहनत की है, टीचर ने जिन मेथड से पढ़ाया है वो मेथड सक्सेसफुल रहे हैं कि नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इट अलाउज टू इवेल्युएट द लर्निंग अचीवमेंट ऑफ चिल्ड्रन एज वेल एज टीचर, भी हम कह सकते हैं कि बच्चों की सीखने की उपलब्धियों का मूल्यांकन करने की अनुमति देता है। अगर हम ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन सिस्टम की बात करें, तो पहले क्या होता था, पेन पेपर टेस्टिंग होती थी। लेकिन धीरे धीरे आज के टाइम में अगर हम देखें, तो आप जो अपना एग्ज़ाम है, ठीक है, आप कंप्यूटर के थ्रू आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अब वो पेन पेपर वाला सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑनलाइन आपकी पूरी चेकिंग हो रही है और जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट भी आपको मिल जाता है। तो मॉडर्न इवैल्यूएशन इंक्लूड्स ई टेस्टिंग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक टेस्टिंग की। आधुनिक मूल्यांकन में ई परीक्षण शामिल होता है। आजकल आप देखते हैं, आप एग्ज़ाम भी जाके देते हैं, ओएमआर शीट पे एग्ज़ाम देते हैं और वो कंप्यूटराइज पूरा चेक होता है। और अगर आपका, अगर हम बात करें, आजकल एग्ज़ाम जो होते हैं, जैसे कोविड में मोस्टली एग्ज़ाम ऑनलाइन हुए, तो आप जाकर कंप्यूटर के थ्रू आप एग्ज़ाम देंगे और उसका रिजल्ट भी आपको तुरंत मिल जाएगा। उसके लिए ज़्यादा इस वेट आपको नहीं करना पड़ेगा। तो आधुनिक मूल्यांकन में ई टेस्टिंग जो है, ई परीक्षण जो है शामिल होता है। आईसीटी के उदय का मूल्यांकन पद्धतियों पे काफी प्रभाव पड़ा। देखिए, इवैल्यूएशन का पैटर्न ही पूरा चेंज हो गया। पहले अगर हम स्कूल्स, बोर्ड के एग्जाम की बात करें, ठीक है, या हम कॉलेज के एग्जाम्स की बात करें, तो आप एग्जाम देते थे और आपका 3 महीने 4 महीने बाद रिजल्ट रिजल्ट आता था। लेकिन जैसे जैसे इसमें टेक्नोलॉजी आई, ठीक है, नई नई टेक्नोलॉजी आई, तो आजकल आप देखते हैं कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, तो विद इन 1 मंथ या 1.5 मंथ में आपको रिजल्ट आपका मिल जाता है, आपको ऑनलाइन मार्कशीट मिल जाती है, आपको डिग्री मिल जाती है, ठीक है। तो द राइज ऑफ आईसीटी हैज हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन असेसमेंट प्रैक्टिसेस। आजकल बहुत सारे क्विज़िस होते हैं, आप गूगल से आप उनको सर्च कर सकते हैं और तुरंत आप उसका उन क्विज़िस को सॉल्व कीजिए और तुरंत आपको उसका रिजल्ट भी आपको मिल जाता है। तो आपकी प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाती है। तो आईसीटी हैज चेंज द मेथड एंड टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन, कि आईसीटी ने मूल्यांकन के तरीकों और उपकरणों को बिल्कुल बदल के रख दिया है। आजकल विभिन्न सॉफ्टवेयर और उपकरणों के द्वारा विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाता है, जैसे कोविड में आप सबने फेस किया, ठीक है। और आप में से बहुत सारे बच्चे मूक मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज भी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन एग्जाम देते हैं और उसका रिजल्ट भी आपको जल्दी से जल्दी मिल जाता है। तो पैटर्न ही बिल्कुल, एग्जाम देने का, चेक करने का, ये सारा पैटर्न धीरे धीरे हम देख रहे हैं, सारा कंप्यूटराइज हो रहा है और सारा पैटर्न धीरे धीरे चेंज हो रहा है। विथ इट्स हेल्प स्टूडेंट गेट देयर एग्जाम रिजल्ट क्विकली, कि इसकी सहायता से विद्यार्थियों को अपनी परीक्षा परिणाम भी जल्दी से जल्दी प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि आईसीटी के थ्रू, आईसीटी की हेल्प से इवैल्यूएशन पैटर्न में आज की डेट में किस तरह से चेंज आया है, किस तरह से बदलाव आया है। अब हम बात करें आईसीटी सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर इवैल्यूएशन की, मूल्यांकन के लिए आईसीटी के जो सॉफ्टवेयर हैं, जो उपकरण हैं, उनकी हम बात करेंगे। तो इन द प्रेजेंट क्लासरूम सिचुएशन, आईसीटी इज यूज इन द क्लासरूम नॉट ओनली फॉर
टीचिंग लर्निंग बट ऑल्सो फॉर इवेलुएटिंग द स्टूडेंट की वर्तमान कक्षा की स्थिति में। ठीक है, पहले हम देखते हैं कि भाई आईसीटी का प्रयोग कैसे होता था। प्रोजेक्टर के रूप में हो रहा है, स्मार्ट बोर्ड के रूप में हो रहा है, ठीक है, जिसके थ्रू आपको टॉपिक के बारे में बताया जाता है था समझाया जा रहा है। लेकिन आजकल सिर्फ पढ़ाने के लिए समझाने के लिए नहीं बल्कि इवेल्युएशन के लिए भी इसका प्रयोग बड़े पैमाने पे हो रहा है, जिसका फायदा किसको हो रहा है, बच्चों को हो रहा है। अब बच्चों को तुरंत रिजल्ट मिल जा रहा है, तुरंत बच्चों को मार्कशीट मिल जा रही है। तो द रोल ऑफ आईसीटी इन इवेल्युएटिंग द स्टूडेंट अचीवमेंट इज इम्पोर्टेंट, कि विद्यार्थियों की उपलब्धि का मूल्यांकन करने में आईसीटी की भूमिका इसलिए महत्वपूर्ण है। शिक्षकों को यह जानना आवश्यक है कि विद्यार्थी विषय को कितनी अच्छी तरह से समझ रहे हैं। इसके लिए क्या होगा, फॉर दिस इट इज नेसेसरी टू इवेल्युएट स्टूडेंट, इसके लिए जरूरी है कि हर बच्चे का मूल्यांकन किया जाए। इन प्रेजेंट टाइम स्टूडेंट कैन बी इवेल्युएटेड क्विकली थ्रू आईसीटी टूल, कि वर्तमान समय में आईसीटी उपकरणों के माध्यम से विद्यार्थियों का मूल्यांकन शीघ्रता से किया जा सकता है। नॉर्मली हम देखते हैं कि बहुत सारे, जैसे कोविड में है, टीचर्स क्या करते थे, गूगल फॉर्म के थ्रू क्विज़ बना के क्वेश्चंस बच्चों को देते थे, और बच्चे भी उसको आधे घंटे का टाइम, 1 घंटे का टाइम जो भी बच्चों को मिलता था उस पर बच्चे उसको मतलब क्या करते थे, उस आंसर को देते थे, और उसका रिजल्ट भी बच्चों को जल्दी से जल्दी मिल जाता था। तो आज के समय में बात करें तो जो आईसीटी टूल्स हैं, ठीक है, जो उपकरण है, उन्होंने मूल्यांकन का बिल्कुल एक तरीका है ना, बिल्कुल बदल दिया है। अब बच्चों को उनका जो रिजल्ट है, बच्चे जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम दे देते हैं, उनका रिजल्ट भी बच्चों को जल्दी से जल्दी मिल जाता है। तो यहाँ पर कुछ आईसीटी सॉफ्टवेयर टूल्स हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग इवैल्यूएशन के लिए किया जाता है। देखिए, जो ये टूल्स और सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, अगर आप टोटल काउंट करने बैठेंगे तो बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन उनमें से हम कुछ ले रहे हैं। गूगल फॉर्म है, ई पोर्टफोलियो है, मूडल है, क्विजपीडिया है, क्वेश्चन मार्क परसेप्शन है, क्विज स्टार है, द हॉट पोटैटोस है, ऑटोमेटेड टेक्स्ट मार्कर है, ठीक है। तो ये टोटल इस वीडियो में हमने ये 8 जो सॉफ्टवेयर हैं, टूल्स हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। और देखिए, एग्जाम के हिसाब से आप कोई भी 5 याद कर लेना और उसी को एक्सप्लेन कर देना, तो जो आपको याद हो, ठीक है, ये नहीं कि आपको 8 ही याद करने, जो आपको इनमें से कोई भी 5 जल्दी से याद हो जाए आप उसको याद रखना, ठीक है, ताकि एग्जाम आए तो उसको आप लिखना, और साथ में अपने भी जो एक्सपीरियंस है साथ में उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले गूगल फॉर्म की बात करें तो काफ़ी लोग हैं आप में से जिन्होंने गूगल फॉर्म का यूज किया होगा। तो इट इज़ अ फ्री ऑनलाइन टूल, कि ये निःशुल्क ऑनलाइन टूल है। इट अलाउस कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम स्टूडेंट इजिली, कि बहुत सारे बच्चे हैं कोविड में और उसके बाद भी गूगल फॉर्म का बहुत ज़्यादा प्रयोग हुआ, ठीक है। आप चाहे हम डाटा कलेक्शन की बात करें, सर्वे की बात करें, एग्ज़ाम्स की बात करें, क्विज़िस की बात करें, सारी की सारी चीज़ें गूगल फॉर्म के थ्रू टीचर क्वेश्चंस बनाते हैं, बच्चों को देते हैं, बच्चे उसको तुरंत आंसर करते हैं और रिजल्ट भी फटाफट बच्चों को मिल जाता है। तो शिक्षक इसमें विद्यार्थियों से पूछने के लिए कुछ ही प्रश्न सब्जेक्ट से रिलेटेड जल्दी से जल्दी बनाकर बच्चों को शेयर कर सकते हैं, और बच्चे तुरंत अपने मोबाइल के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू इसका आंसर करते हैं और बच्चों को तुरंत रिजल्ट भी मिल जाता है। तो यह मूल्यांकन के उद्देश्यों को पूरा करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। फिर अगर हम ई पोर्टफोलियो की बात करें तो देखिए, जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं ना, तो बच्चों का जो वर्क है, ठीक है, जो काम है, बच्चा की स्कूल में रहते हुए, कॉलेज में रहते हुए जो भी बच्चा काम करता है, तो उसको आप कह सकते हो कि उसका डिजिटली, उसको जब उसका कलेक्शन है, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है, जगह जहाँ पर बच्चों के सारा जो काम है एक जगह इकट्ठा किया जाता है, तो उसको पोर्टफोलियो कहते हैं। और ई प्लॉट मतलब पोर्टफोलियो इलेक्ट्रॉनिक पोर्टफोलियो मतलब सारा जो बच्चों का जो एक तरह से डाटा है, जो काम है, उसको डिजिटलाइज जो है उसको इकट्ठा किया हो गया है, तो उसको हम ई पोर्टफोलियो कहते हैं, ठीक है। तो इट इज ऑल्सो नोन एज डिजिटल पोर्टफोलियो और ऑनलाइन पोर्टफोलियो। तो इसे डिजिटल पोर्टफोलियो या ऑनलाइन पोर्टफोलियो के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ डिजिटल वर्क परफॉर्म बाय द स्टूडेंट, के विद्यार्थियों द्वारा किए गए डिजिटल कार्यों का रिकॉर्ड है, चाहे उन्होंने कोई इमेजेस जो है उसको क्रिएट किया हो, वीडियो क्रिएट किया हो, ठीक है,
जो भी बच्चों के चित्र हैं, काम है, पीपीटी है, सारा का सारा, ठीक है। तो इसका एक तरह से आप कह सकते हो कि ऑनलाइन इसका एक रिकॉर्ड है। तो इट इंक्लूड्स टेक्स्ट मटेरियल, वीडियो, ऑडियो क्लिप्स, इमेजेस, रिपोर्ट्स, ब्लॉग, पीपीटी, ये सारी चीज़ें इसमें आ सकती है। तो इन डिजिटल रिकॉर्ड्स के द्वारा शिक्षक विद्यार्थियों का आसानी से मूल्यांकन कर सकता है। तो ई पोर्टफोलियो भी एक अच्छा तरीका है बच्चों के कार्यों के मूल्यांकन का, जिसमें बच्चों के जो काम है उसको बच्चा डिजिटली उसको सेव करता है, और उसके ई पोर्टफोलियो के माध्यम से टीचर्स बच्चों को इजीली इवेलुएट कर सकता है। फिर हम मूडल की बात करते हैं, तो इट प्रोवाइड्स अ क्विज टूल दैट कैन बी यूज फॉर इवेलुएशन की। यह एक प्रश्नोत्तरी उपकरण प्रदान करता है जिसका उपयोग मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है। तो इसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चन जैसे ट्रू फॉल्स, शॉर्ट आंसर, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और प्रत्येक प्रयास को स्वचालित रूप से चिन्हित किया जाता है, और शिक्षक चुन सकता है कि उसे बच्चों को फीडबैक देना है या बच्चों को सही उत्तर बताना है, या दोनों चीजें ही करनी है। तो मूडल भी देखें एक बहुत फेमस और एक अच्छा तरीका है बच्चों का बच्चों को इवेलुएट करने का, और कैसा, ऑनलाइन, ठीक है। क्विजपीडिया की बात करें तो इट इज अ डिजिटल टूल फॉर क्लासरूम क्विज, जिसकी है कक्षा में प्रश्नोत्तरी के लिए एक डिजिटल उपकरण है। टीचर कैन यूज क्विजिज टू असेस द लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर स्टूडेंट की। शिक्षक इसका यूज किस लिए करता है, ताकि सब्जेक्ट से संबंधित बच्चों की क्या समझ है उसको असेस किया जा सके, उसको इवेल्युएट किया जा सके। और इसमें एक और खास बात क्या है कि इसमें चाहे टेक्स्ट की बात करें, इमेजेस की बात करें, साउंड की बात करें, सारी चीज़ें भी जोड़ी जा सकती है, ताकि जो इवेल्युएशन है उसको और इंटरेस्टिंग बनाया जा सके और बच्चों को अट्रैक्ट किया जा सके। तो क्विजपीडिया भी एक अच्छा तरीका है। इसके अलावा क्वेश्चन मार्क परसेप्शन की अगर हम बात करते हैं, तो इट इज अ सॉफ्टवेयर यूज फॉर इवेल्युएशन पर्पज, जिसके मूल्यांकन उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाने वाला क्या है, एक सॉफ्टवेयर है। इट प्रोवाइड्स स्कोप फॉर सबमिशन ऑफ आंसर टू लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो देखिए अभी तक जो हमने बात की थी वहां पर शॉर्ट आंसर टाइप या मल्टी चॉइस क्वेश्चंस की बात की थी। यहाँ पर जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है वो भी बच्चा लिख कर अपलोड कर सकता है। तो स्टूडेंट कैन टाइप देयर लॉन्ग आंसर इन अ टेक्स्ट बॉक्स एंड अपलोड द फाइल। कि विद्यार्थी जो उनके लॉन्ग आंसर उसको टाइप कर सकते हैं बॉक्स में और उसको अपलोड कर सकते हैं। टीचर इवेल्युएट इट यूजिंग कंप्यूटर, और शिक्षक कंप्यूटर का उपयोग करके, लैपटॉप का उपयोग करके जो भी बच्चों ने आंसर दिया है उसका मूल्यांकन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क परसेप्शन भी एक अच्छा तरीका, जहाँ पे लॉन्ग जो आंसर जो होते हैं, ठीक है, उसको इवेल्युएट किया जाता है, ठीक है। क्विज स्टार की बात करते हैं, इट इज अ वेब बेस्ड क्विज मेकर। यह एक वेब आधारित क्विज निर्माता है, और क्विज कैन बी क्रिएटेड, एडमिनिस्ट्रेटेड एंड ग्रेड ऑटोमेटिकली थ्रू क्विज स्टार। कि क्विज स्टार के माध्यम से जो क्विज है, ठीक है, वो स्वचालित रूप से बनाया जा सकता है, प्रशासित किया जा सकता है, मतलब बच्चों को दिया जा सकता है, शेयर किया जा सकता है, और उसके बेस पर बच्चों को ग्रेड मार्क्स दिए जा सकते हैं। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, एक ऐप है जिसके माध्यम से बच्चों का इवेल्युएशन हुआ, मतलब किया जा सकता है। इसके अलावा अगर हम हॉट पोटैटो की बात करें, तो पहले एक सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा यूज होता था। दिस सॉफ्टवेयर इज यूजफुल क्रिएटिंग इंटरेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर, जंपिंग, जंबल्ड सेंटेंस, क्रॉस वर्ड मैचिंग एंड गैप फिल एक्सरसाइज। तो सॉफ्टवेयर की बात करें हॉट पोटैटो की, तो अगर क्विजिस की बात करते हैं, मल्टी चॉइस क्वेश्चन की बात करते हैं, शॉर्ट आंसर की बात करते हैं, ठीक है, या हम जंबल सेंटेंस की बात करते हैं, क्रॉस वर्ड की बात करते हैं, मिक्स एंड मैच की बात करते हैं, इन चीज़ों के लिए, इस तरह के अगर आपको क्वेश्चन बनाने हैं तो उसके लिए एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, कौन सा, हॉट पोटैटो। इसके अलावा ऑटोमेटेड टेक्स्ट मार्कर की अगर बात करें, जिसको शॉर्ट में आप कह सकते हैं एटीएम, इट इज डेवलप टू इवेल्युएट टेक्स्ट कंटेंट। कि यह पाठ्य सामग्री का मूल्यांकन करने के लिए विकसित किया गया है। इट इज सुटेबल फॉर इवेल्युएटिंग आंसर टू शॉर्ट क्वेश्चन। कि यह छोटे प्रश्नों के उत्तर का मूल्यांकन करने के लिए बहुत उपयुक्त है। इट इज मेनली इवेल्युएट्स बेसिक ग्रामर एंड टेक्स्ट कंटेंट। कि यह मुख्य रूप से बुनियादी व्याकरण और पाठ्य सामग्री का मूल्यांकन करता है। तो इस तरह से देखिए हमने देखा कि टोटल अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं या टूल हैं जिनके माध्यम से मतलब ये आईसीटी टूल है, सॉफ्टवेयर हैं जिनके माध्यम से बच्चों का इवेल्युएशन किया जा सकता है। उनको क्विजिस, उनको क्वेश्चन ऑनलाइन दिए जा सकते हैं, और बच्चा उसको अपना इजीली उसको करेगा, और उसके बाद टीचर उसको आराम से इवेल्युएट करके जल्दी से जल्दी बच्चों को रिजल्ट भी बता सकता है, फीडबैक भी दे सकता है। तो ये सब अलग अलग तरीके हैं, अलग अलग टूल्स हैं, आईसीटी टूल्स हैं जिसका प्रयोग इवेल्युएशन के लिए किया जाता है। तो आप भी
इनके बारे में जान सकते हैं और आगे स्कूल में जाएंगे तो अपने सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एग्जाम्स को जो क्लास टेस्ट होते हैं उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पेन पेपर की जगह आप इन तरीकों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए गूगल फॉर्म तो बहुत यूज होता है, ठीक है, आप उसके अलावा इन तरीकों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने ऑनलाइन टेस्ट तो बहुत दिए होंगे, एग्ज़ाम भी दिए होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम आईसीटी में बात करेंगे कंस्ट्रक्टिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग आईसीटी बेस्ड टेस्ट क्विज़ेस यूजिंग आईसीटी रिसोर्सेज, कि आईसीटी रिसोर्सेज का यूज़ करके हम किस तरह से टेस्ट या क्विज़ेस बना सकते हैं। तो इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और लास्ट में ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और देखिए अगर हम आईसीटी की बात करें और टेस्ट की बात करें तो क्रिएटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग टेस्ट एंड क्विज़ेस यूजिंग आईसीटी रिसोर्सेज इज एन इफेक्टिव मेथड ऑफ इवैल्यूएशन, की आईसीटी संसाधनों का उपयोग करके परीक्षण या प्रश्नोत्तरी मतलब क्विज़ेस बनाना और उनका क्रियान्वयन मतलब बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, अप्लाई करना मूल्यांकन का एक बहुत प्रभावी तरीका है। इससे विद्यार्थियों का जो इवैल्यूएशन होता है, मूल्यांकन होता है, काफ़ी जल्दी हो जाता है, बच्चों को काफ़ी जल्दी रिजल्ट मिल जाते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो मेक्स इट इजियर फॉर टीचर्स टू इवैल्यूएट, और इससे शिक्षकों को भी मूल्यांकन में सरलता होती है, उनका समय बचता है। तो देखिए आईसीटी के अपने फायदे हैं। अब अगर हम बात करें कि आईसीटी रिसोर्सेज का यूज़ करके किस तरह से हम टेस्ट या क्विज़ बना सकते हैं, तो इसके अपने कुछ स्टेप्स हैं, कुछ चरण हैं। तो एक एक करके हम सभी स्टेप्स की बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो डिफाइन लर्निंग ऑब्जेक्टिव। आप कोई भी टेस्ट बनाएं, ऑनलाइन बनाएं, ऑफलाइन बनाएं, लेकिन बनाने से पहले तो आपको अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना पड़ेगा ना, कि अगर आप कोई टेस्ट बना रहे हो तो आप वो टेस्ट क्यों बना रहे हो। अगर आप सोशल साइंस के टीचर हो और अगर आप टेस्ट बना रहे हो तो आप जाहिर सी बात है आप सोशल साइंस से रिलेटेड जो बुक्स है, हिस्ट्री की बात करें, सिविक्स की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, ठीक है, तो आप उन्हीं बुक्स से रिलेटेड आप टेस्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे। तो इसलिए परीक्षण या प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आप जिन उद्देश्यों का मूल्यांकन करना चाहते हैं उन्हें स्पष्ट रूप से रेखांकित करें। कि अगर आप साइंस बच्चों को पढ़ा रहे हैं, आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हैं, आप लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, तो उसके क्या उद्देश्य हैं, ठीक है। और डिटरमाइन व्हाट नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और स्किल स्टूडेंट शुड बी डेमोस्ट्रेट, कि यह निर्धारित करें कि विद्यार्थियों को कौन सा, जैसे आप सब स्कूल में भी अभी जाएंगे तो कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे, चाहे हम नॉलेज की बात करें, अंडरस्टैंडिंग की बात करें, हम एप्लीकेशन की बात करें, हम स्किल्स की बात करें। तो जब आप बच्चों का टेस्ट लेंगे तो आप उनकी नॉलेज को आप उनकी नॉलेज को चेक करना चाहते हैं, आप उनकी अंडरस्टैंडिंग को चेक करना चाहते हैं, स्किल को चेक करना चाहते हैं। तो स्टार्टिंग में जब आप कोई भी टेस्ट तैयार करते हैं तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव सबसे पहले आपको डिफाइन करने हैं कि आप कोई टेस्ट तैयार कर रहे हैं तो आप क्यों तैयार कर रहे हैं, ठीक है, आपके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आप जो है उस टेस्ट को बनाएंगे। उसके बाद चूज द राइट टूल, सही उपकरण का चयन करें। तो देखिए इससे पहले की वीडियो में हमने बात की कि आईसीटी के अलग अलग जो सॉफ्टवेयर हैं, अलग अलग टूल हैं। तो जब आप इस तरह से आईसीटी रिसोर्सेज का यूज़ करके टेस्ट बनाएंगे तो अब आपको ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि आप जो अपना टेस्ट है किस प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे। आप गूगल फॉर्म पे बनाएंगे, आप काहुत पे बनाएंगे, तो आप हॉट पोटैटो का यूज़ करके आप वहाँ पे बनाएंगे, तो आपका प्लेटफॉर्म क्या होगा। तो सेलेक्ट अप्रोप्रिएट आईसीटी रिसोर्सेज बेस्ड ऑन योर ऑब्जेक्टिव, कि अपने उद्देश्यों के आधार पर उपयुक्त आईसीटी संसाधनों का चयन करें। और कॉमन टूल्स इंक्लूड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, क्विज एंड सर्वे सॉफ्टवेयर एंड ऑनलाइन क्विज जनरेटर। तो मतलब यहाँ पर यही है कि जब आप इस तरह से ऑनलाइन क्विजेस बना रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं, तो आप किस प्लेटफॉर्म पे बनाएंगे, ठीक है। तो आपको चाहे हम सॉफ्टवेयर की बात करें, टूल की बात करें, तो उसका भी आपको चयन करना है। फिर कंटेंट क्रिएशन, सामग्री निर्माण, ठीक है, आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया, आपने प्लेटफॉर्म डिसाइड कर लिया, और अब आप क्या करोगे, आप कंटेंट क्रिएशन करोगे, सामग्री निर्माण करोगे। प्रिपेयर द क्वेश्चन एंड कंटेंट फॉर योर टेस्ट और क्विज, की अपने टेस्ट या क्विज के लिए आपको क्या करना है, प्रश्न और विषय वस्तु तैयार करना है। एंड मेक श्योर द क्वेश्चन अलाइन विथ योर लर्निंग ऑब्जेक्टिव आर क्लियर एंड कंसाइज, की आप इस चीज़ को भी देखना है कि जो आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन बनाएंगे। और साथ साथ जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन टाइप,
प्रश्नों के प्रकार का भी ध्यान देना है कि किस तरह के क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस होंगे, ट्रू एंड फॉल्स होंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ऐसे होगा, मिक्स एंड मैच, इस तरह के किस तरह के क्वेश्चन होंगे। तो आपको वो क्वेश्चन के टाइप्स भी डिसाइड करने हैं, क्योंकि एक अच्छा जब हम टेस्ट बनाते हैं तो वहाँ पर हम क्वेश्चन के टाइप्स की बात करते हैं तो थोड़ा वैरायटी डाइवर्सिटी उसमें होनी चाहिए। अब साथ में क्वेश्चन तो बना रहे हैं, तो मीडिया इंटीग्रेशन, कई बार हम देखते हैं ना कि क्वेश्चन आप जब बनाते हो तो साथ साथ थोड़ा क्वेश्चन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, बच्चों को हिंट देने के लिए कुछ उसमें आपने इमेजेस ऐड कर दिए, ठीक है, आपने वीडियोस ऐड कर दिए। तो जब आप आईसीटी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हो तो आप ये सारी चीजें भी कर सकते हो, जैसे केबीसी में भी दिखते हैं ना, कभी वीडियो दिखा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कभी इमेज दिखा के क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो enhances quizzes with the integration of multimedia elements such as photos, videos, audio clips into the content, की विशेष सामग्री में फोटो, वीडियो या ऑडियो क्लिप जैसे मल्टीमीडिया तत्वों के एकीकरण के साथ जो क्विजिस है उसको और बेहतर और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। फिर रेंडमाइजेशन, अब इसमें क्या करना है, यूज रेंडमाइजेशन टू सफल क्वेश्चन चॉइसेस, कि प्रश्नों के विकल्पों को बदलने के लिए रेंडमाइजेशन का उपयोग करें। दिस प्रिवेंट चीटिंग ड्यूरिंग ऑनलाइन टेस्ट, की यह ऑनलाइन टेस्ट के दौरान धोखाधड़ी को रोकता है। तो देखिए, अक्सर जब आपने बोर्ड के एग्जाम भी दिए होंगे ना, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलता है और आपके आगे या पीछे जो आपके क्लासमेट होते हैं उनके जो क्वेश्चन पेपर मिलता है, तो अक्सर जो होते हैं क्वेश्चन जो होते हैं आगे पीछे हो जाते हैं, ठीक है, उनके ऑप्शन भी आगे पीछे हो जाते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, जो चीटिंग होती है, धोखाधड़ी होती है, उससे बचाव होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जो क्वेश्चन आपने तैयार किए हैं तो उनको आप सफल कर सकते हैं, अलग अलग बच्चों के लिए थोड़ा बहुत उसमें आप आगे पीछे कर सकते हैं, ठीक है, ताकि चीटिंग जो करना है वो मुश्किल हो। उसके बाद टाइमिंग एंड कंस्ट्रेंट, कि समय और बाध्यताएं, तो देखिए इन चीज़ों का भी ध्यान देना है कि जब आपने क्वेश्चन तैयार करें, क्विज़ तैयार करें, तो आपको टाइम भी डिसाइड करना है। समय प्रबंधन को प्रोत्साहित करने के लिए क्विज के लिए समय सीमा निर्धारित करें कि आप 30 मिनट्स का है, 1 आवर का है, 2 आवर का है, कितने टाइम का है। यू कैन ऑल्सो लिमिट द नंबर ऑफ अटेम्प्ट इफ नेसेसरी। कई बार देखिए गूगल फॉर्म पे जब आप टेस्ट आपका होता है, आप ऑनलाइन टेस्ट देते हैं, तो उसमें टीचर जब बनाते हैं उन टेस्ट को, तो यहाँ पर क्या कहते हैं, कुछ कंस्ट्रेंट होते हैं, बाध्यताएं होती हैं कि आप के लिए सिर्फ एक ही अटेम्प्ट है या 2 अटेम्प्ट है या 3 अटेम्प्ट है, 4 अटेम्प्ट है, ठीक है। तो वो आप डिसाइड कर सकते हो बच्चों के हिसाब से, ठीक है, अपने ऑब्जेक्टिव के हिसाब से, कि बच्चों को एक ही आपको चांस देना है कि अपने क्वेश्चन पेपर उसके आंसर लिखें और अपलोड कर दें, कि आप उनको और ज़्यादा चांस देना चाहते हो। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना है। इंस्ट्रक्शन की बात करें, देखिए देखिए इंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रॉपर इंस्ट्रक्शन होंगे तभी बच्चे जो है क्वेश्चन पेपर है उसको अच्छे से कर पाएंगे, जो क्विज़िस है उसको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन में क्या आता है, जैसे नॉर्मली होता है कि टोटल क्वेश्चन कितने हैं, आप क्वेश्चन के कितने सेट हैं, आपको पर सेट में कितने क्वेश्चन करने हैं, वर्ड लिमिट क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रोवाइड क्लियर एंड कंसाइज इंस्ट्रक्शन टू द लर्नर्स ऑन हाउ टू एक्सेस कंप्लीट एंड सबमिट द क्विज, कि शिक्षार्थियों को, बच्चों को क्विज तक पहुंचने, उसे पूरा करने और सबमिट करने के बारे में स्पष्ट और संक्षिप्त निर्देश दें। इसके अलावा इंश्योर दे आर अवेयर ऑफ द ग्रेडिंग क्राइटेरिया एंड एनी स्पेसिफिक गाइडलाइन, की सुनिश्चित करें कि वे ग्रेडिंग मानदंड, ठीक है, कई बार ये भी होता ना कि आपने जो क्विज तैयार किया है क्या उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। तो इस तरह के जो दिशा निर्देश है, इंस्ट्रक्शन है, बच्चा उस मतलब उससे पूरी तरह से अवेयर हो, इसलिए इंस्ट्रक्शन प्रॉपर दिए जाने चाहिए। और देखिए एक्सेसिबिलिटी, कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन आप टेस्ट तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन जब आप अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से जब आप उसको ओपन करते हैं तो वो ओपन ही नहीं होते। तो इसलिए एज ए टीचर जब आप इस तरह के टेस्ट तैयार करें, क्विज़ तैयार करें, तो इस चीज़ को बिल्कुल इंश्योर कर लें कि जब आप अपने बच्चों को उसको आप उनको दें, ठीक है, आप शेयर करें तो हर किसी के लिए एक्सेसिबल हो, हर कोई इजीली उस लिंक को ओपन करके अपना क्विज आराम से दे सके। तो इंश्योर दैट द टेस्ट और क्विज इज एक्सेसिबल टू ऑल लर्नर्स। इसके अलावा पायलट टेस्टिंग, तो देखिए अक्सर क्या होता है कि जब कभी घर में खाना भी बनता है तो आप दूसरों को सर्व करने से पहले खुद उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है।
तो इसलिए क्या होता है पायलट टेस्टिंग में कि आप जब आपने टेस्ट बना दिया, ठीक है, क्विज़िज बना दिए, तो सीधा बच्चों पे अप्लाई नहीं करना है। बनाने से पहले एक बार आप उसको खुद टेस्ट कर लें। एक छोटे से ग्रुप से आप उस जो क्वेश्चन है आप उनको दें सॉल्व करने के लिए, ताकि आपको पता चले कि जो क्वेश्चन आपने तैयार किए हैं उसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, किसी तरह की कोई अस्पष्टता तो नहीं है, ठीक है। तो प्रश्नोत्तरी क्विज़ शुरू करने से पहले प्रश्नों में किसी तरह की अस्पष्टता या समस्या की पहचान करने के लिए आप खुद से या एक छोटे से समूह में उसका परीक्षण कर सकते हैं, और परीक्षण करने के बाद ही आपका जो ग्रुप है, जो बच्चे हैं, आप उनको दे सकते हैं इसको करने के लिए। तो इसलिए पायलट टेस्टिंग भी होना जरूरी है। अब देखिए मेट्रो, अगर हम देखें कोई मेट्रो मेट्रो प्लेटफॉर्म बनता है, ठीक है, तो जब वो ट्रैक तैयार होता है तो ट्रैक तैयार होते ही सीधा उस पर मेट्रो थोड़ा दौड़ा दी जाती है, पहले उसका एक टेस्टिंग होती है, ठीक है। मेट्रो को उस पे 4 बार 5 बार 10 बार उसको चलाया जाता है, ताकि देखने के लिए कि ट्रैक ठीक है कि नहीं। तो इसी तरह से आपकी जो आपने जो क्विज़ तैयार किए हैं वो ठीक है कि नहीं है, किसी तरह की उसमें कोई डिफिकल्टी तो है नहीं, है या नहीं है, तो इसके लिए आप एक छोटे से ग्रुप पे भी उसको आप सबसे पहले अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सिक्योरिटी, तो देखिए ऑनलाइन इस तरह के जो टेस्ट होते हैं ना, तो वहाँ पे सुरक्षा का बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, कहीं कोई चीटिंग ना करे। इसके अलावा कि आप जिसके लिए आपने बनाया है सिर्फ उन्हीं के लिए एक्सेसिबल हो, कोई और तीसरा जो थर्ड पर्सन है, ठीक है, वो उसके लिए एक्सेसिबल ना हो। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है। तो इंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ ऑनलाइन क्विजेस, कि अपने ऑनलाइन क्विज की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। use features such as authentication, password protection and secure connection to access की प्रमाणीकरण, पासवर्ड सुरक्षा, सुरक्षित कनेक्शन जैसी सुविधाओं का उपयोग करें। और प्रिवेंट चीटिंग और अनथोराइज एक्सेस की धोखाधड़ी या कोई आपकी क्लास में मतलब जो है कोई ऐसा है जो ना हो लेकिन वो भी उसको एक्सेस कर ले, तो भाई इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है कि जिसके लिए बनाया है सिर्फ वही एक्सेस कर सके, कोई तीसरा यहाँ पर ना आ सके, ठीक है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान देना है। सपोर्ट, और बहुत बार क्या होता है कि जब आप इस तरह के आप टेस्ट बनाते हैं तो बहुत बच्चे ऐसे भी होते हैं जो टेक्निकली इतना अवेयर नहीं होते, या जो आप पर्टिकुलर जिस टूल का यूज़ करें, सॉफ्टवेयर का यूज़ करें, तो उनके बारे में बच्चों को इतना अवेयरनेस नहीं होती। तो आपको उन बच्चों को टेक्निकल सपोर्ट भी देना है, ठीक है। उन शिक्षार्थियों को तकनीकी सहायता प्रदान करें जिन्हें प्रश्नोत्तरी क्विज़ के दौरान समस्याएं आ सकती हैं, ताकि बच्चा टेस्ट को इजीली दे सके, ठीक है। और उसके बाद जब बच्चा टेस्ट को देता है तो आप इस चीज़ को डिसाइड करें कि टेस्ट को देने के बाद ही आपको तुरंत फीडबैक देना है या थोड़ा सा टाइम लेके आपको फीडबैक देना है। कई बार होता है ना कि जब बच्चे जैसे ही क्विज सॉल्व करते हैं तो तुरंत उनको उनके जो भी जितने भी मार्क्स हैं, सही है गलत है सारा उसी टाइम मिल जाता है, और कभी होता है कि थोड़े टाइम बाद मिलता है। तो आपको ये भी डिसाइड करना है कि फीडबैक आपको तुरंत देना है या थोड़े टाइम बाद देना है। इसके अलावा फिर ग्रेडिंग, ठीक है। यदि आपका आईसीटी संसाधन स्वचालित है, ऑटोमेटिक है, ठीक है, तो इसका भी लाभ उठाएं, ठीक है। तो ग्रेडिंग आपको किस तरह से देनी है, आपको मार्क्स में देना है, आपको जैसे एक्सीलेंट है, गुड है, एवरेज है, पुअर है, वेरी पुअर है, तो इसमें देना है। तो ये भी चीज़ आप डिसाइड कर लें। तो इट कैन सेव योर टाइम एंड प्रोवाइड इंस्टेंट रिजल्ट टू लर्नर, की आपका समय बचा सकता है और शिक्षार्थियों को तत्काल परिणाम भी प्रदान कर सकता है। इसके अलावा जब टेस्ट हो जाए तो डाटा का एनालिसिस करें, ठीक है, जो भी बच्चों का रिजल्ट आए उसका एनालिसिस करें। एनालिसिस द रिजल्ट टू गेन द इंसाइट इनटू लर्नर्स परफॉर्मेंस, की शिक्षार्थियों के प्रदर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए परिणामों का विश्लेषण करें। आइडेंटिफाई एरियाज वेयर लर्नर्स में नीड एडिशनल सपोर्ट, की उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां शिक्षार्थियों को अतिरिक्त सहायता की आवश्यकता है। इसलिए तो इस तरह के टेस्ट होते हैं ताकि बच्चों की प्रॉब्लम का पता चल सके। उसके बाद रिव्यू द क्विज periodically एंड रिवाइज क्वेश्चन एज नीडेड, ठीक है, कि समय समय पे जो क्वेश्चन क्विजिस हैं इनकी समीक्षा करें, जो आपने क्वेश्चन बनाए हैं तैयार किए हैं, और आवश्यकता अनुसार उसको संशोधित करना है, ठीक है, रिवाइज करना है, अपडेट करना है, तो उसको करें, ताकि फिर से जब आप कंडक्ट करें तो आपका जो क्वेश्चन है और बेहतर हो सके। इसके अलावा देखिए कोई भी हम क्वेश्चन तैयार करते हैं, क्विज तैयार करते हैं, तो हमेशा उसमें कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, निरंतर सुधार की गुंजाइश रहती है, ताकि टाइम टू टाइम उसको और बेहतर बनाया
जा सके। तो कलेक्ट फीडबैक फ्रॉम लर्नर्स एंड इंस्ट्रक्टर टू continuously improve your ICT based टेस्ट एंड क्विजेस। और लास्ट में क्या है कि देखिए, जो भी बच्चों का डाटा है तो उसकी प्राइवेसी का भी ध्यान रखना है, दूसरों के साथ उसको आपको शेयर नहीं करना है, ठीक है। तो सुनिश्चित करें कि आप शिक्षार्थियों का डाटा एकत्र और संग्रहित करते समय डेटा की जो गोपनीयता है, ठीक है, उसका आप पालन करें, ठीक है, किसी अदर पर्सन के साथ उसको शेयर ना करें। तो इस तरह से जो हमने स्टेप की बात की, तो कौन कौन सा स्टेप था? पहला था लर्निंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, फिर चूज द राइट टूल, कंटेंट क्रिएशन, क्वेश्चन टाइप, मीडिया इंटीग्रेशन, रेंडमाइजेशन, टाइमिंग एंड कंस्ट्रेंट, इंस्ट्रक्शन, एक्सेसिबिलिटी, पायलट टेस्टिंग, सिक्योरिटी, सपोर्ट, फीडबैक, ग्रेडिंग, डाटा एनालिसिस, रिवाइज, रिव्यू एंड रिवाइज, कॉन्टिन्यूअस इंप्रूवमेंट, डाटा प्राइवेसी। तो ये सारे इसके स्टेप्स हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आजकल हम देखें तो आईसीटी का यूज, आईसीटी जो टूल है उनका यूज हर जगह हो रहा है, हर कॉलेज में हो रहा है, हर यूनिवर्सिटी में हो रहा है, हर स्कूल में हो रहा है। और जो आईसीटी टूल हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, इनकी हेल्प से, ठीक है, इनके थ्रू क्या किया जाता है, स्टूडेंट का जो सारा डाटा है उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉलेजेस के अपने एप्लीकेशन होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, उन सॉफ्टवेयर पर स्टूडेंट का सारा डाटा उस पर डाल दिया जाता है, स्टूडेंट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है। और जो भी टीचर्स बच्चों को पढ़ाते हैं, जो भी उनकी पीपीटी होती है, जो कंटेंट होता है, वो भी उसी प्लेटफॉर्म पे डाल दिया जाता है। और बच्चे भी उसको ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं। टीचर बच्चों की ऑनलाइन अटेंडेंस लेते हैं और बच्चे भी अपनी अटेंडेंस को ट्रैक कर सकते हैं। बच्चे एग्ज़ाम देते हैं और जो भी उनकी मार्क्स होते हैं वो भी उस प्लेटफॉर्म पे डाल दिए जाते हैं, बच्चे इजीली वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो आईसीटी की अलग अलग जो टूल्स हैं, जो सॉफ्टवेयर हैं, उनके माध्यम से जो डाटा है उसको मैनेज किया जाता है एक जगह पे, और स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उसको भी ट्रैक किया जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझेंगे, बात करेंगे मैनेजिंग डाटा एंड ट्रैकिंग स्टूडेंट अचीवमेंट यूजिंग आईसीटी सॉफ्टवेयर टूल की। आईसीटी सॉफ्टवेयर टूल का यूज़ करके किस तरह से स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उसको ट्रैक किया जा सकता है और डाटा को मैनेज किया जा सकता है। तो हम वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आईसीटी सॉफ्टवेयर टूल की बात करें, तो मैनेजिंग डाटा एंड ट्रैकिंग स्टूडेंट अचीवमेंट यूजिंग आईसीटी सॉफ्टवेयर टूल कैन सिग्निफिकेंटली इनहेंस द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एजुकेशनल प्रोसेस। की इससे एजुकेशनल जो प्रोसेस है, शैक्षिक जो प्रक्रिया है, उसकी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस बहुत ही बढ़ जाती है। तो अगर हम आईसीटी टूल की बात करें तो दो चीज़ें यहाँ पर, मैनेजिंग डाटा और एनालिसिस ऑफ रिजल्ट की, यहाँ पर दो चीज़ों में इसका इस्तेमाल जो किया जा सकता है। तो हम एक एक करके इनकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर मैनेजिंग डाटा की बात करें तो देखिए, नाम से ही पता चला, डेटा का प्रबंधन, ठीक है, जो भी डाटा है उसको ठीक से मैनेज करना, उसको व्यवस्थित करना। तो इसके लिए सबसे पहले बात की गई है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की, शिक्षण प्रबंधन प्रणाली के बारे में बात की गई है, एलएमएस जिसको शॉर्ट में कहते हैं। तो एलएमएस टूल हेल्प मैनेज ऑर्गेनाइज एजुकेशनल कंटेंट, असाइनमेंट एंड असेसमेंट की। एलएमएस उपकरण शैक्षिक जो सामग्री है, असाइनमेंट है और मूल्यांकन को प्रबंधित और व्यवस्थित करने में मदद करते हैं। दे हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ अ डिजिटल रिपोजिटरी फॉर कोर्स मटेरियल एंड इनेबल ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस की। वे पाठ्यक्रम सामग्री के लिए एक डिजिटल भंडार के निर्माण में मदद करते हैं और विद्यार्थियों की प्रगति नज़र रखने में सक्षम बनाते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, उनके अपने सॉफ्टवेयर होते हैं, अपने एप्लीकेशन होते हैं, वहाँ पर जो भी डाटा है, ठीक है, जो भी मटेरियल है, टीचर जो पढ़ाते हैं उस प्लेटफॉर्म पे डाल देते हैं, बच्चा भी वहाँ पे इजीली एक्सेस कर लेता है। टीचर को असाइनमेंट देना होता है तो असाइनमेंट भी ऑनलाइन उस प्लेटफॉर्म में डाल देते हैं, स्टूडेंट को नोटिफिकेशन आ जाती है। चाहे असाइनमेंट की बात करें, असेसमेंट की बात करें, कंटेंट की बात करें, तो सारी की सारी चीज़ें एक प्लेटफॉर्म पे हो जाती है। तो एलएमएस टूल हेल्प मैनेज एंड ऑर्गेनाइज एजुकेशनल कंटेंट, असाइनमेंट एंड असेसमेंट एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह, ठीक है। और इसके थ्रू क्या किया जा सकता है, दे हेल्प इन द क्रिएशन ऑफ डिजिटल रिपोजिटरी फॉर कोर्स मटेरियल एंड इनेबल ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट प्रोग्रेस। फिर स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो देखिए नाम से ही पता चल रहा है कि इस तरह का सॉफ्टवेयर जहाँ पे स्टूडेंट की सारी इंफॉर्मेशन जो है वहाँ पे होती है। तो इसको शॉर्ट में कहते हैं एसआईएस। तो एसआईएस सॉफ्टवेयर सेंट्रलाइज स्टूडेंट डाटा, कि ये सॉफ्टवेयर जो स्टूडेंट के डाटा को एक जगह पे लाते हैं, सेंट्रलाइज करते हैं, इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक्स, अटेंडेंस, ग्रेड्स एंड बिहेवियर रिकॉर्ड्स की। इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं कि
अटेंडेंस आता है, ग्रेड्स आता है, स्टूडेंट की जो बिहेवियर रिकॉर्ड है, ठीक है, इस सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से एक जगह पे होती हैं, सेंट्रलाइज होती हैं, ठीक है। इट मैनेजेस एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क एंड प्रोवाइड्स एन एफिशिएंट व्यू ऑफ ई स्टूडेंट्स एकेडमिक जर्नी, की यहाँ पर सभी स्टूडेंट की, ठीक है, हर एक स्टूडेंट की जो एकेडमिक जर्नी है, जब से उसने एडमिशन लिया है और टिल डेट तक सारा जो रिकॉर्ड है यहाँ पर रहता है। तो हर कॉलेज है, यूनिवर्सिटी, वहाँ पे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम है, जिसके माध्यम से सभी जो स्टूडेंट है उसकी जो सारा डाटा है एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है, और किसी भी स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होता है तो इस सॉफ्टवेयर से मिल जाता है। फिर अगर हम बात करें क्लाउड बेस्ड स्टोरेज एंड कोलेब्रेशन टूल्स की, अब देखिए, डाटा है स्टूडेंट का, ठीक है, अब उस डाटा को स्टोर करने के लिए भी तो जगह चाहिए होगी, कहाँ पे स्टोर किया जाएगा, तो प्लेटफॉर्म लाइक गूगल वर्क स्पेस एंड माइक्रोसॉफ्ट 365 अलाउ फॉर द सिक्योर स्टोरेज एंड इजी शेयरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, कि इन प्लेटफॉर्म पे जो डॉक्यूमेंट है उसको क्या किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, और इजीली उसको दूसरों के साथ शेयर भी किया जा सकता है। तो इट हेल्पिंग इन कोलेबोरेशन अमंग एजुकेटर्स एंड स्टूडेंट वाइल इंश्योरिंग डाटा एक्सेसिबिलिटी, कि हम गूगल वर्क स्पेस की बात करें, माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, तो ये जो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे जो डाटा है उसको सुरक्षित रखा जाता है, दूसरों के साथ इजीली उसको शेयर किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से डाटा को किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी यूनिवर्सिटी में मैनेज किया जाता है। फिर अगर हम एनालिसिस ऑफ रिजल्ट की बात करें, तो रिजल्ट एनालिसिस, तो सबसे फर्स्ट बात करेंगे असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन टूल। तो ऑनलाइन असेसमेंट टूल इनेबल एजुकेटर टू क्रिएट एंड एडमिनिस्टर क्विजिज टेस्ट एंड एग्जाम डिजिटली, कि इस तरह के टूल के माध्यम से जो टीचर्स उसको हेल्प मिलती है कि जो बच्चों का, चाहे एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है, चाहे क्विज, एग्ज़ाम अलग अलग ग्रुप होते हैं, क्विज चाहे टेस्ट की है, ठीक है, तो इसको एक ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म पे टूल है वहाँ पर उसके थ्रू ये कंडक्ट कर सकें। और इसका क्या फ़ायदा होता है कि अक्सर जो ऑफलाइन एग्ज़ाम होते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम लगता है चेक करने के लिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऑनलाइन जो टूल होते हैं, स्टूडेंट ने तुरंत एग्ज़ाम दिया और तुरंत जो बच्चों का रिजल्ट आ जाता है, ठीक है, क्लिक करते ही, ओके करते ही सारा रिजल्ट सामने होता है कि क्या सही है, क्विज़ में क्या सही है, क्या गलत है। तो दिस टूल ऑफन कम विद फीचर फॉर ऑटोमेटिक ग्रेडिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस, यहाँ पर ऑटोमेटिक ग्रेडिंग एंड परफॉर्मेंस एनालिसिस पूरा का पूरा जो है सारी चीज़ें यहाँ पर हमें मिलती है, ठीक है। फिर डाटा एनालिटिक सॉफ्टवेयर, कि डाटा एनालिसिस जो सॉफ्टवेयर है, तो इस ये क्या है, टूल लाइक, इसमें हम बात करें टेबलू की है, पावर बीआई, गूगल डाटा स्टूडियो कैन एम्प्लॉयड फॉर विजुलाइजिंग एंड एनालाइजिंग एजुकेशनल डाटा, की इनके थ्रू, इन सॉफ्टवेयर के थ्रू जो बच्चों का जो डाटा है, उनका जो रिजल्ट है, उसको विजुलाइज किया जा सकता है, उसको एनालाइज किया जा सकता है। दे हेल्प आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ट्रेंड, पैटर्न एंड आउटलायर्स, की ये प्रदर्शन के रुझान, पैटर्न और आउटलायर्स की पहचान करने में मदद करते हैं कि किसकी क्या परफॉर्मेंस रही है, किसने किस सब्जेक्ट में, किस एरिया में कितना बेहतर किया है, किसकी और कितना अच्छा नहीं किया है। तो यहाँ पर पूरी डिटेल होती है इन सॉफ्टवेयर के थ्रू। फिर लर्निंग एनालिटिकल अधिगम विश्लेषण, अगर इस सॉफ्टवेयर की बात करें, इस टूल की बात करें, तो लर्निंग एनालिटिकल टूल मॉनिटर एंड एनालाइज स्टूडेंट एंगेजमेंट विथ ऑनलाइन एजुकेशनल कंटेंट, की जो भी ऑनलाइन एजुकेशनल कंटेंट है उसके साथ स्टूडेंट की इंगेजमेंट क्या है, स्टूडेंट उनको देख रहे हैं कि नहीं, स्टूडेंट उनको पढ़ रहे हैं कि नहीं, क्या वो स्टूडेंट को वो चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। दे हेल्प एजुकेटर अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट इंटरेक्ट विथ लर्निंग मटेरियल, के लर्निंग मटेरियल के साथ स्टूडेंट का इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है या नहीं है, पॉजिटिव है या नहीं है, फीडबैक उनका कैसा है, एंड आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर इम्प्रूवमेंट, और कहाँ सुधार की ज़रूरत है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो भी आईसीटी टूल्स हैं, तो उनके थ्रू किस तरह से डाटा को मैनेज किया जा रहा है, स्टूडेंट की जो अचीवमेंट है उसको ट्रैक किया जा रहा है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, समझने वाले हैं, बात करने वाले हैं रोल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस एंड टूल्स इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, की एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट में इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, प्रोसेस और टूल्स, इनका क्या रोल है, क्या भूमिका है।
तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं और यहाँ पे हम बात करेंगे कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट प्रोसेस टूल्स, इनका एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, इनका क्या रोल है, क्या महत्व है। तो सबसे पहले देखिए, अगर रोल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर नाम से ही पता चला इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, ठीक है, कि इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। तो यहाँ पर जो सबसे पहला, अगर इसकी बात करें, सबसे पहला जो प्रोसेस है डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस। मान लो किसी हम एक कॉलेज की बात करते हैं, ठीक है, तो डाटा कलेक्शन एंड एनालिसिस, तो कॉलेज अपने यहाँ से कौन कौन से डाटा कलेक्ट करेगा कि कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है, कितने टीचर्स हैं, स्टूडेंट का क्या रिजल्ट है, कितने स्टूडेंट एनरोल हुए, ठीक है। तो इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड सारा जो डाटा है उसको कलेक्ट करना और उसके बाद उसको एनालाइज करना, ठीक है। एनालाइज करने के बाद फिर प्लानिंग बनाना कि किस एरिया पे काम करना है, एजुकेशन में क्या क्या काम करना है, एडमिशन पे क्या क्या काम करना है, इवेलुएशन पे क्या क्या काम करना है, तो उस हिसाब से प्लानिंग करना, ठीक है। फिर प्लानिंग कर लिया, अब प्लानिंग के लिए रिसोर्स भी चाहिए होगा, तो उसके बाद रिसोर्स एलोकेशन की किस एरिया पर कितना पैसा खर्च करना है, कितना संसाधन लगाना है, और फिर उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करना, ठीक है। मॉनिटरिंग से क्या हेल्प होती है कि इससे टीचिंग लर्निंग जो है इफेक्टिव बनता है, ठीक है। जो भी प्लानिंग की, जो भी रिसोर्स एलोकेट किया, उसके हिसाब से उसको देखना कि जो रिसोर्स एलोकेशन है वो सही तरीके से हो रहा है, टीचिंग लर्निंग है स्मूथली चल रही है, सही चल रही है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो साथ ही साथ उसको इवेल्युएट करना। और फिर कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब है कि जो भी इंफॉर्मेशन है ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में सभी तक पहुंचे, ठीक है, चाहे टीचर हो, चाहे स्टूडेंट हो, चाहे वहाँ के हेड हो, तो इन्फॉर्मेशन सभी तक जाए, सभी तक पहुँचे, किसी तरह का इस तरह का ना हो कि जो इन्फॉर्मेशन लैक नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन सभी तक मिलनी चाहिए, सभी के बीच एक अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो रोल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में बेसिकली ये 5 चीज़ें हैं, इस पर बात की जाती है, ठीक है। फिर अगर हम प्रोसेस की बात करें, ठीक है, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हो गया, वहाँ पे प्लानिंग भी हो गई, इवैल्यूएशन, सब कुछ चीज़ें हो गई। तो प्रोसेस, अब प्रक्रिया की बात करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस चीज़ को देखना कि वर्क फ्लो ऑप्टिमाइजेशन, की जो भी कार्य हो स्मूथली हो, ठीक है, सबको अपनी अपने रोल असाइनमेंट हो, ठीक है, सॉरी, सबको अपने अपने रोल असाइन हो और सब अपना काम स्मूथली करें, ठीक है। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हर किसी को अपना रोल असाइन होगा, उनको पता होगा उनको क्या करना है, तो इस हिसाब से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी इजी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस चीज़ को भी देखना कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की, जो पॉलिसी बनी है, जो प्लानिंग बनी है ऑर्गेनाइजेशन की, वो सही से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, सब अपना काम सही तरीके से कर रहे हैं कि नहीं। और यहाँ पर क्वालिटी एश्योरेंस की भी बात आती है, चाहे हम मैनेजमेंट की बात करें, चाहे टीचिंग की बात करें, चाहे लर्निंग की बात करें, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, हर चीज़ की बात करें, तो इस चीज़ को भी देखना, क्वालिटी एश्योरेंस को देखना, ठीक है, गुणवत्ता आश्वासन, जो गुणवत्ता है उसकी जांच हमेशा करना। तो इससे क्या होगा कि कोई भी इंस्टीट्यूट होगा, ऑर्गेनाइजेशन होगा, उसका जो स्टैंडर्ड होगा वो मेंटेन होगा। फिर अगर तीसरी, अगर हम टूल की बात करते हैं, टूल का क्या रोल है एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट में, तो यहाँ पर जो 4 चीज़ें आती हैं, डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल, कम्युनिकेशन टूल। तो इस पे एक एक करके हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें डाटा मैनेजमेंट सिस्टम, तो implementing proper data management system facilitate the storage, retrieval and analyze of large volumes of information, supporting inform एंड डिसीजन मेकिंग। तो इसका, इससे क्या फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। तो इससे ये फ़ायदा हो रहा है कि जब डाटा मैनेजमेंट सिस्टम में सारे डाटा जब एक इकट्ठा होते हैं, स्टूडेंट से रिलेटेड है, टीचर से रिलेटेड है, रिजल्ट से related, सारा डाटा एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उससे उस बेस पर जो डिसीजन लेने में उससे हेल्प मिलती है, ठीक है, उस बेस पर डिसीजन लिया जा सकता है, पॉलिसी बनाई जा सकती है। फिर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, अगर लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, एलएमएस की बात करें, तो एलएमएस टूल असिस्ट इन मैनेजिंग एजुकेशनल कंटेंट, assessment and communication between student and faculty. They contribute to a more organized and efficient educational process. तो इसके थ्रू जो एजुकेशनल प्रोसेस होता है वो काफ़ी स्मूथली चलता है। और इसमें क्या, चाहे हम कंटेंट की बात करें, चाहे असेसमेंट की बात करें, चाहे असाइनमेंट की बात करें, ये सारी चीज़ें एक जगह उसको मैनेज करना, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल की बात करें, तो एजुकेशनल प्रोजेक्ट सच एज करिकुलम डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड्स बेनिफिट फ्रॉम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की। अगर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की बात करें, तो इससे चाहे हम करिकुलम डेवलपमेंट की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर को और बेहतर बनाने की बात करें, तो इस तरह के जो अलग अलग जो प्रोजेक्ट होते हैं, ठीक है,
इंस्टीट्यूट से रिलेटेड, ऑर्गेनाइज से रिलेटेड, तो एक स्मूथ वे में चलते हैं, वो सही तरीके से चलते हैं। तो इसमें प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, उन पे नज़र रखना कि वो सही तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आती हैं। और लास्ट में कम्युनिकेशन टूल, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम देखते हैं तो लोग एक दूसरे से, चाहे ईमेल की बात करें, मैसेजिंग ऐप की बात करें, ठीक है, कोलेब्रेशन प्लेटफॉर्म इनहेंस कम्युनिकेशन अमंग एडमिनिस्ट्रेशन फैकल्टी एंड स्टूडेंट। तो आजकल चाहे हम मेल की बात करें, चाहे व्हाट्सअप की बात करें, ठीक है, चाहे ऑफलाइन की हम बात करें, फेस टू फेस, तो इस तरह से कम्युनिकेशन टूल के जो अलग अलग टूल होते हैं उसकी मदद से सबके साथ एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है। इंफॉर्मेशन एक दूसरे तक जल्दी से जल्दी पहुंचती है। तो इससे क्या होगा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट है, ठीक है, किसी भी कॉलेज का, तो वो काफ़ी स्मूथली चलेगा। तो इस तरह से आज हमने बात की कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट की बात की, प्रोसेस की बात की, टूल की बात की, उसका किसी भी कॉलेज के एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या रोल होता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर हम आज के समय की बात करें तो देखिए डिजिटलाइजेशन का समय है, सारी चीज़ें लगभग डिजिटल होती जा रही हैं। चाहे हम एडमिशन की बात करें, चाहे हम रिजल्ट की बात करें, चाहे हम बैंकिंग की बात करें, चाहे हम शॉपिंग की बात करें, सारी चीज़ें धीरे धीरे डिजिटल होती जा रही हैं। और अगर हम आज की इस टॉपिक की बात करें, यूडाइस की, सब्जेक्ट क्या है? क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आईसीटी। आईसीटी का मतलब है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इसमें जब हम यूडाइस की बात करते हैं ना, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, की शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली। तो देखिए अभी तक आपको यूडाइस के बारे में नहीं पता, तो इसकी फुल फॉर्म से ही हम स्टार्ट करते हैं। यूनिफाइड मतलब इंटीग्रेट करना, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन मतलब अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ठीक है, जितने भी स्कूल्स हैं उन स्कूल्स में पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं, उन स्कूल्स में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब स्कूल से रिलेटेड, टीचर से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड जो सारा इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सारी चीज़ें हैं, उन जो इंफॉर्मेशन है उसको कलेक्ट करना, कलेक्ट करके फिर क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और उसको स्टेट लेवल पे भेजा जाएगा और स्टेट लेवल से सेंट्रल लेवल पे जाएगी। तो इस तरह से एक हम कहते हैं ना बड़े स्तर पर एक डाटा बेस तैयार होगा और जिससे पूरे कंट्री में कितने स्कूल्स हैं, कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कहाँ की क्या प्रॉब्लम है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं एक जगह पर आएँगी और सभी के बारे में पता चलेगा। और इससे क्या होगा, जब कोई एजुकेशनल पॉलिसी बनेगी, चाहे स्टेट लेवल पे, चाहे सेंट्रल लेवल पे कोई प्रोग्राम आएगा, तो एक पूरा डाटाबेस होगा, उसी के आधार पर कोई प्रोग्राम बनेगा, उसी के आधार पर पॉलिसी बनेगी। तो यहाँ पर देखिए जब हम यूडाइस की बात करते हैं ना, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जब हम डाटाबेस की बात करते हैं तो एक पूरा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डाटा कलेक्ट करना और उसको स्टेट लेवल पे भेजना और स्टेट लेवल से जो डाटा है अलग-अलग स्टेट का सेंट्रल लेवल पे जाता है, तो एक व्यापक पूरे देश का जो है शिक्षा से संबंधित डाटा प्राप्त होता है। ठीक है? तो इसे ही हम क्या कहते हैं? यूडाइस कहते हैं, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। अब हम इसके बारे में जानते हैं, ठीक है? तो देखिए, यूडाइस भारत में एक व्यापक डेटाबेस है। यूडाइस इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव डाटाबेस इन इंडिया। तो देखिए, जब हम डाटाबेस शब्द की बात करते हैं ना, तो आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि डाटाबेस है क्या? तो डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गनाइज्ड डाटा दैट इज़ स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम। कि डेटाबेस क्या है? संगठित डेटा का एक संग्रह है, जो कंप्यूटर सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक रूप से संग्रहित होता है। इट कलेक्ट एंड मेंटेन्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, के विद्यालय शिक्षा से संबंधित जानकारी एकत्र करता है और उसका रख रखाव करता है। तो देखिए जब हम डाटाबेस की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट में, जैसे एक सिंपल सा आप एग्जांपल से समझ सकते हैं कि अगर हम एक कंट्री की बात करें, एक देश की बात करें, तो एक देश अलग अलग राज्यों में बटा होता है, ठीक है, और एक राज्य की अगर हम बात करें तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट में बँटे होते हैं। तो यहाँ पर क्या बात की जा रही है, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी स्कूल हैं, उन स्कूल से क्या है डाटा कलेक्ट करना, ठीक है, डिस्ट्रिक्टली।
कि स्कूल कितने एक किसी एक डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल हैं, ठीक है? उन स्कूल में पढ़ाने वाले कितने टीचर्स हैं, कितने स्टूडेंट हैं, कितने बच्चों ने एडमिशन लिया, कितने बच्चों ने एडमिशन मतलब स्कूल छोड़ दिया, कितने ऐसे बच्चे हैं जो रेगुलर आते हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो नहीं आते। तो इस तरह से एक जो पूरा डाटाबेस है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इकट्ठा किया जाता है। मान लो पूरे भारत में 500 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं, तो डाटा इकट्ठा किया जाता है, ठीक है? अलग-अलग स्टेट में डाटा इकट्ठा किया जाता है, अलग-अलग स्टेट अपने एक स्टेट में जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वहाँ पे जितने भी स्कूल हैं, जितने टीचर्स हैं, जितने स्टूडेंट हैं, सबका एक डाटा तैयार करते हैं, ठीक है? और उस तरह से सेंटर के पास, केंद्र के पास पूरे देश में जितने राज्य हैं, जितने स्कूल हैं, जितने टीचर हैं, सबका एक डेली बेस्ड डाटाबेस आता है। तो इससे क्या होता है कि पता चलता है कि पूरे कंट्री में कितने स्कूल हैं, कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो एक पूरा डाटाबेस इससे तैयार होता है और इसका रूप क्या होता है डिजिटली होता है, ठीक है? तो ये विद्यालय शिक्षा से संबंधित एक जानकारी एकत्र करता है और उसका रख-रखाव करता है और ये सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारा का सारा ऑनलाइन होता है। ठीक है? इसलिए तो हम कह रहे हैं ना कि डाटाबेस इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑर्गनाइज्ड डाटा दैट इज़ स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिकली इन अ कंप्यूटर सिस्टम कि सारा डिजिटलाइज़ेशन जो है, ठीक है, डिजिटली रूप से स्टोर्ड होता है कंप्यूटर सिस्टम में। इसका प्राथमिक उद्देश्य राज्य और राष्ट्रीय दोनों स्तर पर शैक्षिक योजना और नीति निर्माण के लिए एक विश्वसनीय और सटीक डेटाबेस बनाना है। यूडाइज ऑपरेट्स एट बोथ लेवल, स्टेट लेवल पे भी हो रहा है, नेशनल लेवल पे भी हो रहा है। किस तरह से हो रहा है? तो देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से डाटा कलेक्ट होता है, ठीक है? सारा काम बिल्कुल डिजिटली होते हैं, ठीक है? तो डाटा कलेक्ट हो रहा है और अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से स्टेट के पास सारा डाटा जाता है, तो इससे एक स्टेट गवर्नमेंट को पता होता है कि उस पूरे राज्य में कितने स्कूल हैं, कितने टीचर हैं, कितने स्टूडेंट हैं, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, स्कूल में क्या चीज़ें हैं, क्या किन चीज़ों की कमी है। तो इसी तरीके से अलग-अलग जो स्टेट है उसका एक डाटाबेस तैयार होता है, ठीक है? अब सभी स्टेट का अपना-अपना डाटा होता है एजुकेशन से रिलेटेड, तो स्टेट क्या करता है वो अपना सारा डाटा सेंट्रल को भेजता है, केंद्र सरकार को भेजता है। तो इससे केंद्र सरकार के पास पूरे कंट्री का एक डाटाबेस होता है स्कूल से संबंधित। तो इसी के आधार पर जो एजुकेशन से संबंधित जो पॉलिसी बनाई जाती है, जो प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, जब पूरी पॉपुलेशन पता होती है, तो उसी के आधार पर ये पॉलिसी बनाई जाती है और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में कितना खर्च आएगा, सारी चीज़ें डिसाइड की जाती है, ठीक है? आपके पास डाटा होगा, ठीक है? डाटा होगा तभी तो आप कोई चीज़ें डिसाइड कर सकते हो, कोई पॉलिसी बना सकते हो। अगर आपके पास किसी तरह का डाटा नहीं है, आपको बिना डाटा के आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम पता नहीं चलेगी, तो फिर आप कैसे पॉलिसी बनाओगे? कैसे प्रोग्राम आप जो है वो लेकर आएँगे, ठीक है? तो इट इज़ मैनेज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि इसका प्रबंध भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है। स्टेट लेवल की अगर हम बात करते हैं, तो भारत में प्रत्येक राज्य का अपना स्वयं का यूडाइस डेटाबेस होता है, ठीक है? जिसमें स्कूल, शिक्षकों, विद्यार्थियों, बुनियादी ढाँचे मतलब स्कूल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और विभिन्न अन्य शैक्षिक संकेतकों के बारे में विस्तृत जानकारी होती है। मतलब यूडाइस की अगर हम बात करें तो हर स्टेट लेवल पे होता है, ठीक है? जिसके थ्रू एक स्टेट लेवल पे कितने स्कूल हैं, कितने टीचर हैं, किस तरह का स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, सारी इन्फॉर्मेशन स्टेट के पास होती है। It helps in planning and implementing educational policy, allocating resources, and monitoring the progress of educational initiative at the state level कि ये शैक्षिक नीतियों की योजना बनाने, उन्हें लागू करने, संसाधनों के आवंटन में राज्य स्तर पर शैक्षिक पहल की प्रगति की निगरानी करने में मदद करता है, ठीक है? देखिए, एक स्टेट अगर हम बात करें तो कि स्टेट में कितने स्कूल हैं, कितने टीचर हैं और स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, जब सारी चीज़ें पता होंगी तभी तो उससे रिलेटेड आप पॉलिसी बना सकते हैं। तभी तो उससे रिलेटेड आपको ये पता होगा कि अच्छा किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें कमी हैं, किस डिस्ट्रिक्ट में जो है लिटरेसी रेट अच्छा है, किस डिस्ट्रिक्ट में जो है लिटरेसी रेट अच्छा नहीं है, किस डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा स्टूडेंट जो हैं स्कूल में मतलब बच्चों का नंबर ज़्यादा है, किस डिस्ट्रिक्ट में बच्चों का नंबर स्कूल में कम है, किस डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स का नंबर कम है। तो इस तरह से पूरा डाटा जो है वो यूडाइस के थ्रू स्टेट गवर्नमेंट के पास सारा आता है, ठीक है? और स्टेट गवर्नमेंट से सारा जो डाटा है किसके पास जाता है सेंट्रल लेवल पे। तो इससे स्टेट गवर्नमेंट को अपने स्टेट में एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम चलाने और जो पॉलिसी बनाने, रिसोर्सेज़ को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो इससे उसको आसानी होती है। नेशनल लेवल की बात करें तो द डाटा कलेक्टेड एट द स्टेट लेवल इज
aggregated at the national level to create a comprehensive database that provides a panoramic view of the educational system across the country। कि राज्य स्तर पर जो डाटा एकत्र किया जाता है, ठीक है, तो उसको एक व्यापक डाटाबेस बनाने के लिए राष्ट्र स्तर पर एकत्र किया जाता है। मान लो भारत की बात करें तो अलग-अलग जो राज्य हैं सबका अपना ईडाइज होता है, डाटाबेस होता है, सब राज्य जो है डाटा कलेक्ट करते हैं और अपने-अपने राज्य का डाटा केंद्र के पास भेजते हैं, ठीक है? तो इससे जब हम बात करते हैं एजुकेशनल मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो उसके पास पूरे राज्य का एक व्यापक डाटाबेस आता है। तो उसी के बेस पर अलग-अलग शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम बनाने, पॉलिसी बनाने में से केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को आसानी होती है। राष्ट्र स्तर के यूडाइस डाटाबेस का उपयोग भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा राष्ट्र स्तर की नीतियाँ बनाने, शिक्षा की समग्र प्रगति की निगरानी करने और शिक्षा से संबंधित निर्णय लेने के लिए किया जाता है। इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें, ठीक है, यूडाइस की बात करें, देखिए जब हम डाटा की बात करते हैं, ठीक है, तो अब यूडाइस में हम बात करते हैं कि जब डाटा जो कलेक्ट किया जा रहा है, तो किस तरह का डाटा कलेक्ट किया जा रहा है। तो पहला है स्कूल इन्फॉर्मेशन, डिटेल अबाउट ईच स्कूल इंक्लूडिंग इट्स लोकेशन, टाइप, मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद टीचर इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन अबाउट टीचर्स इंक्लूडिंग देयर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, स्टूडेंट एनरोलमेंट, ठीक है, इसमें क्या है कि डाटा ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ईच क्लास एंड अदर डेमोग्राफिकल डिटेल्स कि स्टूडेंट एनरोलमेंट में कितने बच्चों ने स्कूल में एडमिशन लिया, कितने बच्चों ने छोड़ दिया, कितने बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, कितने बच्चे रेगुलर नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो स्कूल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, टीचर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, स्टूडेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज अवेलेबल इन स्कूल्स, कौन कौन सी क्लासरूम कैसे हैं, लैब है कि नहीं है, लाइब्रेरीज कैसी हैं, इसके अलावा फाइनेंशियल डाटा, डिटेल अबाउट द फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन इंक्लूडिंग बजट एलोकेशन एंड एक्सपेंडिचर कि अलग अलग स्कूल में कितना स्कूल को बजट मिल रहा है, ठीक है, और उस बजट का स्कूल किस तरह से यूज कर रहा है, किन चीजों के लिए खर्च कर रहा है, स्कूल की क्या नीड होती है। तो यूडाइस की अगर हम बात करें ना, ठीक है, तो एक ऐसा इसके थ्रू हम देख रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, अलग-अलग डिस्ट्रिक्ट से जो भी शिक्षा से संबंधित चाहे स्कूल की इन्फॉर्मेशन है, टीचर की इन्फॉर्मेशन है, बच्चों के बारे में इन्फॉर्मेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन है, स्कूल की जो फाइनेंशियल जो स्थिति है उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, सारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास आती है, ठीक है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट को हेल्प मिलती है कि अपने स्टेट में किस तरह से एजुकेशन को और बेहतर बनाया जा सकता है, क्या प्रॉब्लम है, और स्टेट लेवल से डाटा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है, जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरा राष्ट्र स्तर पर शिक्षा से संबंधित नीति बनाने में आसानी होती है। इम्पोर्टेंस की बात करें तो by maintaining and regularly updating the UDIS database, education authorities at the both state and national level can make data-driven decision to enhance the quality of education and address challenges in the एजुकेशन सिस्टम कि यूडाइस डाटाबेस को बनाए रखने और नियमित रूप से अपडेट करके राज्य और राष्ट्र दोनों स्तरों पर शिक्षा अधिकारी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और शिक्षा प्रणालियों में चुनौतियों का समाधान करने के लिए डाटा संचालित निर्णय ले सकते हैं एंड द डाटाबेस आल्सो सर्व एज अ वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर रिसर्चर्स पॉलिसी मेकर्स एंड अदर स्टेक होल्डर इन एजुकेशन सेक्टर कि शिक्षा से जुड़े जो भी लोग हैं, ठीक है, चाहे हम रिसर्चर्स की बात कर रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, स्टेक होल्डर्स की बात करें तो उनके लिए भी ईज़ी होता है, उनको पता होता है कि हमारे देश में, ठीक है, कितने स्कूल्स हैं, क्या टीचर्स हैं, स्कूल की क्या प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपको पता चलेगी तभी तो हम उसका सॉल्यूशन अलग-अलग प्रोग्राम्स के थ्रू, पॉलिसी के थ्रू हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए जब हम आज के टाइम में ना स्कूल्स की बात करते हैं तो स्कूल्स को क्या डेली स्कूल को अपना जो डाटा है, ठीक है, ऑनलाइन अपडेट करना पड़ता है। अलग-अलग स्कूल हैं आपके घर के आस-पास जो सरकारी स्कूल हैं, जो प्राइवेट स्कूल हैं, तो उनको अपना डाटा अपडेट करना पड़ता है कि डेली कितने बच्चे आए हैं, कितने टीचर्स आए हैं, कितने साल में कितने बच्चों का एडमिशन हुआ है, कितने बच्चों ने स्कूल को छोड़ा है, स्कूल की अपनी क्या प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है। अलग-अलग स्कूल जो हैं डेली बेस पर अपना ऑनलाइन डाटा अपडेट करते हैं। तो इससे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट में कितने स्कूल्स हैं, कितने बच्चे आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे, कितने टीचर हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जानकारी इकट्ठा की जाती है। फिर उसको
जो राज्य सरकार है वो डेली उनके पास अपडेट हो जाता है कि पूरे स्टेट में कितने टीचर्स हैं, कितने बच्चे हैं, स्कूल्स क्या है, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट के पास आती है और डेली डिजिटली जब हम देखते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाती है, तो एक व्यापक डाटाबेस पूरा एजुकेशन से संबंधित स्टेट गवर्नमेंट के पास भी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होता है। इससे क्या हो रहा है, इससे फ़ायदा ये हो रहा है कि देश का जो एजुकेशन पूरा सिस्टम है, ठीक है, बच्चे हैं, टीचर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन सबके पास होती है, ठीक है? तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।